हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो पिछले क्लास में हम कहाँ पे छोड़े थे कि हम जीरो ऑर्डर का थोड़ा ग्राफ देखे थे। तो इस लेसन में हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ जीरो ऑर्डर का कुछ पार्ट छूट गया था, वहां से स्टार्ट करने वाले हैं और हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन के बारे में और उसका ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या छूट गया था पहले एक बार देख लेते हैं। अगर जीरो ऑर्डर को, जो जीरो ऑर्डर हमारे पास था, उसको अगर हमको मोल में या फिर मोल के टर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ था या फिर इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला था, उसको क्या कैसे लिखते थे, Ct इक्वल टू C0 माइनस KT लिखते थे। तो अगर इसको अगर हम मोल के फॉर्मेट में लिखना चाहें या फिर मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, उसको Ct को लिखेंगे A, मतलब कुछ हमारे पास रिएक्टेंट था जो टाइम जीरो पर A था, कुछ प्रोडक्ट नहीं बना था। ठीक है, और यहाँ पे टाइम टी पे क्या हुआ, हमारे पास ए से कुछ मोल क्या हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट कुछ मतलब डिक्रीज हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया एक्स अमाउंट ऑफ, तो अगर उसको हम मोल के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये सीटी क्या होता था कि जितना अमाउंट ऑफ मोल रहता था एक रिएक्शन के बाद, तो उसको हम सीटी से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे सीटी को हम क्या कर सकते, क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स लिख सकते हैं, और C0 को लिख सकते हैं C0, या फिर मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि a लिख सकते हैं माइनस के टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया कि मोल के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट किए किसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स माइनस a इक्वल टू के टी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x इक्वल टू के टी बचेगा। ठीक है, तो ये क्या किसके फॉर्मेट में लिखे, मोल के फॉर्मेट में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लिखे। ठीक है, यहां से अगर मान लीजिए आपका हाफ लाइफ टाइम क्या था, टी हाफ क्या था जीरो ऑर्डर के लिए, C0 बाय 2k था। ठीक है, C0 बाय 2k को अगर यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो k का यूनिट दिखाना चाहे तो ये भी दिखा सकते हैं। कैसे, टी हाफ का जो यूनिट होता है, पहले सबका यूनिट एक बार लिख लेते हैं, वहां से आपका k का यूनिट निकल के आ जाएगा। टी हाफ का यूनिट क्या होता था, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड में होगा। ठीक है, और C0 का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर में होगा, या फिर हम उसको मोलार भी बोलते हैं। इसको अगर ऐसे मोलार भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। बाय 2 का तो कुछ यूनिट नहीं होता है क्योंकि वो न्यूमेरिकल नंबर है, और हमको क्या करना है कि k का आपको यूनिट निकालना है। तो k को उस साइड लेके जाते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, मोल पर लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड नीचे आएगा तो ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका k का यूनिट हो गया। ठीक है, k का यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीरो ऑर्डर का सब कुछ चीजें हम देख लिए। अभी हम जंप करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कैसे हम डिराइव करेंगे, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो nth ऑर्डर के लिए पहले हम डिराइव किए थे, nth ऑर्डर के लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखने वाले हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किए थे कि nth ऑर्डर अगर हमको दिया गया है कोई भी n नंबर एक्सपेक्ट 1, तो हम उसके लिए क्या लिखते थे कि C0 1 माइनस n माइनस CT 1 माइनस n बाय 1 माइनस n लिखते थे। कोई भी मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला था nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, यहां पे अगर आपको सेकंड ऑर्डर बोला गया है कि कोई सेकंड ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, डिराइव करना है आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो क्या करेंगे हम, सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू आपको बस 2 पुट कर देना है, तो वहां पे आपको क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, आपको क्या दिखेगा कि C0 1 माइनस 2 होगा, माइनस CT का वैल्यू भी 1 माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस 2 होगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर था, KT के बराबर था। तो यहाँ पे हम KT लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे C0 माइनस 1 CT का पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू KT लिख सकते हैं, है ना। तो अगर इस माइनस को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रीअरेंज करके लिखता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, ये माइनस की वजह से क्या होगा, ये CT पहले आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, CT टू द पावर माइनस 1 माइनस C0 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू KT भी लिख सकते हैं।
अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी टी का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/ct माइनस 1/c0 इक्वल टू kt भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/ct इक्वल टू kt प्लस 1/kt प्लस 1/c0, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते थे कि कोई भी जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, उसका टी हाफ निकालते थे, T75 निकालते थे और उसका रिलेशन देखते थे एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए वैसे करते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हाफ लाइफ टाइम निकालना होगा, पहले हम इसको लिखते हैं। क्या इक्वेशन था हमारे पास, 1/ct इक्वल टू kt प्लस 1/c0, ठीक है। और हाफ लाइफ टाइम हम किस टाइम को बोलते थे, जहां पे जो ct का वैल्यू किसके बराबर होगा, c0/2 का बराबर होगा। मतलब जो इतना टाइम के बाद जितना रिएक्टेंट बचेगा, मतलब ये वो टाइम है जहां पे रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Ct का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, c0/2 हो जाएगा। तो हम इसको अगर ये Ct की जगह अगर हम c0/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, c0/2 इक्वल टू kt प्लस 1/c0। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/c0 इक्वल टू kt प्लस 1/c0। ये c0 को मैं इस साइड लेके आता हूं तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2/c0 माइनस 1/c0 इक्वल टू kt, और यहाँ पे क्या होगा, 1/c0 इक्वल टू kt, और t हाफ को हम क्या लिख सकते हैं कि 1/c0 के लिख सकते हैं। देखिए जो हमारे पास क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या था, उसका वैल्यू कितना था, 0.693/k निकल के आता था। ऐसे ही जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, जीरो ऑर्डर के लिए क्या बन के आता था, c0/2k निकल के आता था। और ऐसे ही हम सेकेंड ऑर्डर के लिए देखेंगे तो क्या निकल के आया, यहाँ पे 1/c0k था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मतलब क्या आपको पता चल रहा है, अगर हम उसको समराइज करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ टाइम है, क्या बोल रहा हूं कि जो टी हाफ है, इंडिपेंडेंट ऑफ c0 या फिर a0, इसको बोल सकते हैं किस कौन से ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। यही टी हाफ क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कहां पे, जीरो ऑर्डर में, ठीक है, किसका, c0 का। और मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसमें, सेकेंड ऑर्डर में, ठीक है। किसका बराबर होगा, c0 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का क्या है, टी हाफ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा c0 का, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में। समझ में आया, t0 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है सेकेंड ऑर्डर में, किसका, c0 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है टी हाफ जो है आपका, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपको बोला है कि जैसे हम निकाले थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी क्या होता है कि कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, उसका कंप्लीशन टाइम इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको कंप्लीशन टाइम निकालने को बोलेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पहले जीरो ऑर्डर का निकाल के देखते हैं कि जीरो ऑर्डर में मैं क्या बोल रहा हूं कि जीरो ऑर्डर में कंप्लीशन टाइम मतलब Ct जो है वो जीरो होने वाला है, ठीक है। Ct का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा मतलब पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन था वो क्या लिखते थे हम, Ct इक्वल टू C0 माइनस KT लिखते थे। अगर इसमें पुट करेंगे Ct का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, C0 माइनस KT होगा। तो यहाँ पे जो T कंप्लीशन होगा या फिर हम T उतना टाइम होता है जहां पे पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, ठीक है।
टी कंप्लीशन क्या लिख सकते हैं, C0/K लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, टी कंप्लीशन इक्वल टू C0/K होता है। वही अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आता था, 1/Ct इक्वल टू KT प्लस 1/C0 आता था। यहीं पे अगर हम क्या करेंगे कि जो Ct का वैल्यू है हम क्या पुट करने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट था वो पूरा खत्म हो गया है। तो Ct का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच के आएगा, ठीक है। और 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हम कोई भी टर्म इंफिनिटी में ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं उससे, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इंफिनिटी ही निकल के आता है। तो यहाँ पे KT आएगा और यहाँ पे टी कंप्लीशन भी कितना आएगा, इंफिनिटी बाय K कर दीजिए, या फिर कोई भी इंफिनिटी के साथ कुछ भी ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो क्या आता है, वो इंफिनिटी ही आता है। तो हम टी कंप्लीशन क्या बोल सकते हैं, इंफिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो हम क्या देखें यहां पे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट। ठीक है, और जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है वो C0/K टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, जैसे हम T75% निकाले थे किसमें, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में, ऐसे हम T75% भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर T75% निकालने वाले हैं किसके लिए, आपके सेकंड ऑर्डर के लिए, वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, T75%। और मैं क्या बोला था, T70% वो हो जो वो टाइम कितना होता है जहां पे आपका Ct का वैल्यू क्या हो जाएगा, C0/4 हो जाएगा। जहां पे Ct का वैल्यू C0/4 हो जाएगा वहां उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, T75% बोलते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर का अगर जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है हम क्या करेंगे, उस पे पुट करेंगे कितना, Ct का वैल्यू C0/4 पुट करेंगे तो आपके पास T75% निकल के आने वाला है। ठीक है, तो Ct के पास पुट करते हैं कितना, 1/ यहाँ पे C0/4 लिख सकते हैं इक्वल टू KT प्लस 1/C0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/C0 इक्वल टू KT प्लस 1/C0। ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 3/C0 इक्वल टू KT बचेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, T75% इक्वल टू कितना होगा, 3/C0K। ठीक है, क्या होगा, 3/C0K। और हमारे पास टी हाफ क्या था, टी हाफ कितना था हमारे पास, टी हाफ था हमारा पास 1/C0K। ठीक है, अगर इसको ये जो T75% है उसको हम टी हाफ के प्रोस्पेक्टिव से हम अगर दिखाना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो T75% को हम टी हाफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 1/C0K इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो 1/C0K था क्या हमारा, टी हाफ था इंटू 3। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि 3T हाफ बोल सकते हैं। देखिए यहां पे इंपोर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आता है। ठीक है, हम जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं तो हाँ वहां पे क्या देखते हैं, T75% क्या होता है, 2T हाफ के बराबर होता है। लेकिन हम जब जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं हम क्या देखे थे, T75% क्या है कि 1.5T हाफ के बराबर है। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर में है हम क्या देखे कि T75% कितना बराबर है, 3T हाफ के बराबर है। मतलब सबसे ज्यादा टी हाफ किसमें होता है, सेकेंड ऑर्डर में होता है। कितना होता है, 3T हाफ होता है। यहां से आपको क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट देखना चाहे किसका, K का यूनिट देखना चाहे वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं एक बार। टी हाफ जो हम पहले इक्वेशन मतलब जो टी हाफ का था या फिर कोई भी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, K का यूनिट निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे टी हाफ से निकाल के देखते हैं। ठीक है, टी हाफ इक्वल टू कितना था सेकेंड ऑर्डर के लिए, 1/C0K लिखते थे हम। टी हाफ में यहाँ पे टी हाफ का यूनिट क्या होता है, सेकंड में होता है, तो इसको हम सेकंड लिख सकते हैं। और यहाँ पे C0 का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर होगा, या फिर हम उसको बोलते हैं मोलार बोलते हैं। ठीक है,
मोल पर लीटर होगा, और यहाँ पे के का यूनिट हमको जानना है, तो के को उस तरफ लेके जाते हैं, हमारे पास क्या बचेगा मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा इधर। अगर इसको हम ऊपर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास के का यूनिट क्या आया सेकेंड ऑर्डर के लिए, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स आया। सेकेंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो कितना आया मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। क्या बोला था कि देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया और वहां पे आपको मेंशन नहीं किया ये कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। ऐसे भी करता है जो जेई और नीट का क्वेश्चन वगैरह आता है, उसमें क्या होता है कि आपको कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है वो मेंशन नहीं करता, बस आपको यहाँ पे क्या करेगा के का यूनिट दे दिया गया होगा, ठीक है। मतलब के का वैल्यू आपको ऐसे लिख दिया होगा कि के का जो वैल्यू है वो कितना है 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स दे देगा, ठीक है। और आपको बोलेगा कि आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दे दिया होगा, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको कुछ किस चीज का फॉर्मूला लगाना है वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो लीटर है उसका पावर को आपको बेसिकली देखना है, ठीक है। क्या करना है उसका पावर को देखना है। अगर जो ये लीटर का पावर है उस पे आपको क्या करना है 1 ऐड करना है, ठीक है। ऐड 1 टू द पावर ऑफ लीटर, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आने वाला है वही होता है आपका एन, या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहां पे के का यूनिट क्या था, यहाँ पे के यूनिट में जो लीटर का पावर था कितना था, लीटर का पावर था 1 था, आपको उस पे क्या करना है और एक 1 ऐड करना है, तो आपके पास क्या आएगा निकल के 2 आएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन में क्या हुआ कि लीटर का पावर जो है वो -1 में है, ठीक है, तो -1 के साथ अगर हम 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 आएगा, तो ये ऑर्डर क्या होने वाला है 0th ऑर्डर होने वाला। अगर लीटर का पावर कितना है आपका 0 है, मतलब लीटर कहीं उसके यूनिट का डायमेंशन में नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि लीटर का पावर 0 है, तो 0 के प्लस अगर 1 करेंगे तो आपके पास 1 निकल के आएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आया। लीटर का पावर जो है उस पे अगर हम 1 ऐड करेंगे जो नंबर आएगा वही होगा एन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए पहले अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिखते हैं वो कैसे होता था 1/Ct इक्वल टू Kt प्लस 1/C0 होता था। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने बोला है 1/Ct वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे पहले ये जो इक्वेशन है उसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लेके आना है। अगर मैं इसको लिखता हूं 1/Ct इक्वल टू Kt प्लस 1/C0 को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लेके आता हूं, तो हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो 1/Ct के बराबर है, जो m का वैल्यू है वो k के बराबर है, और x का वैल्यू है वो t के बराबर है, और जो इंटरसेप्ट है वो 1/C0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे xy कोऑर्डिनेट पे तो हम देखिए y का वैल्यू है वो कितना है 1/Ct है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/Ct, और जो x का वैल्यू है वो कितना है t है। तो हम यहाँ पे देखिए ग्राफ आ गया 1/Ct वर्सेस t का ग्राफ आ गया। तो हम क्या करेंगे ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे दिखने वाला है, कैसे होगा ऐसे होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या होगा इंटरसेप्ट का वैल्यू है जो c का वैल्यू कितना होगा 1/C0 होने वाला है, और जो स्लोप होगा यहाँ पे क्या होगा k होगा, ठीक है। जैसे कि हम देखे हैं कि m का वैल्यू है वो जो पॉजिटिव में है, तो ये क्या होगा ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए और एक ग्राफ दिया है, क्या बोला है कि वहां पे t हाफ का ग्राफ किसके साथ है 1/C0 का है, ठीक है। तो t हाफ का वैल्यू क्या होता था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, t हाफ को लिखते थे 1/C0 k लिखते थे, ठीक है। तो 1/C0 k को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए उसको हम लिख सकते हैं कि t हाफ का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/C0 के साथ, ये किस फॉर्मेट में है y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर इसको और एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए t हाफ इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/k इंटू 1/C0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हम क्या लिख सकते हैं, ये जो y का वैल्यू है वो किसका बराबर है t हाफ के बराबर है, m का वैल्यू कितना है 1/k है, और x का वैल्यू 1/C0 है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट में हम क्या लिखने वाले हैं t हाफ लिखने वाले हैं,
और जो एक्स कोऑर्डिनेट में होगा वो क्या रहने वाला है हमारा 1/c0 रहने वाला है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट का वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, ये ग्राफ किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करने वाला है, और ये जो ओरिजिन से पास करेगा ऐसे रहने वाला है ग्राफ, और उसका स्लोप का वैल्यू कितना होने वाला है, एम का वैल्यू जितना होगा उसका स्लोप का वैल्यू भी उतना ही होगा, तो 1/k होने वाला है इसका स्लोप का वैल्यू। ठीक है, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देख लीजिए आप, कि अगर आपको टी हाफ और 1/c0 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने वाले को बोला है, वो ग्राफ कुछ ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, अभी देखते हैं कि अगर रेट को किसका बोला है, हम बोल रहे हैं कि रेट का ग्राफ ड्रॉ करने बोला है, रेट वर्सेस ए का स्क्वायर के साथ ड्रॉ करने बोला है आपका ग्राफ। ठीक है, तो हम क्या देखे थे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते थे, रेट इक्वल टू के A2 भी लिखते थे, या फिर a का पावर 2 लिखते थे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रेट को ड्रॉ करने बोला है किसके साथ, a का स्क्वायर के साथ, कंसंट्रेशन का सेकंड पावर के साथ ड्रॉ करने बोला है। ठीक है, इसको भी हम y इक्वल टू mx+c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको r जो वैल्यू है वो उसको y के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे m कितना होगा, k होगा, और पूरा जो a का पावर 2 है उसको हम x बोल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, रेट, या फिर हम r भी लिख सकते हैं, और जो x कोऑर्डिनेट में रहने वाला है वो क्या होगा, a का सेकंड पावर रहने वाला है। अगर ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, तो ये ग्राफ भी क्या होगा, मतलब आपका पास कर रहा है ओरिजिन से, और ये जो आपका स्लोप होने वाला है वो कितना होगा, k होने वाला है। समझ में आया, ये रहा कुछ ग्राफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसको ध्यान में रखिए कि कोई भी अगर टर्म दिया गया है उसको हम किसके साथ इक्वेट करने वाले हैं, y इक्वल टू mx+c के साथ इक्वेट करने के बाद ऐसा ग्राफ निकल के आएगा। ठीक है, ये ग्राफ और जीरो ऑर्डर का रिलेशन, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, या फिर कोई ग्राफ का रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन लिखा है कि k का वैल्यू जो है वो कितना है, 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 मोलर पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे कि 1 मोलर जो है वो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो आपको बताना है कि 10 सेकेंड के बाद जो कंसंट्रेशन रहने वाला है आपका कितना होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या बेसिकली गया है कि Ct का वैल्यू कितना होगा आफ्टर 10 सेकेंड, Ct का वैल्यू कितना होगा आफ्टर 10 सेकेंड, वो पूछा है। ठीक है, और दिया क्या क्या गया है कि आपका टाइम जो है वो दिया है, टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है, और जो आपका k का वैल्यू दिया है, क्या दिया है कि 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स दिया है। मैं क्या बोला था, क्या आपको ऐसा भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको ये मेंशन करके नहीं देगा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, आपको ये पता करना है कहां से, ये जो k का यूनिट है वहां से आपको पता करना है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो k का यूनिट है वो क्या लिखा गया है कि मोलर, मोलर को हम और क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर भी लिखते हैं। ठीक है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स दिया गया है। अगर इसको और एक्सपेंड करके लिखिए तो क्या बोलते हैं, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लीटर का पावर कितना है, -1 है। ठीक है, -1 प्लस अगर 1 करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो 0 निकल के आएगा। तो हमको यहां से क्या पता चला कि ये एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। क्या एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखते थे कि Ct का वैल्यू कितना होता था, C0 - KT होता था। तो वहां पे हम अगर पुट करेंगे वैल्यूज तो आपके पास Ct का वैल्यू निकल के आ जाएगा। C0 का वैल्यू कितना है, 1 मोलर पहले से ही था, माइनस K का वैल्यू कितना है आपके पास 10⁻³ है, और यहाँ पे आपका टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। 10 ये क्या है 10⁻³ - मोलर सेकेंड इनवर्स है, और जो टाइम है आपके पास कितना है, 10 सेकेंड है। ठीक है, तो आपके पास ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास Ct का वैल्यू कितने आने वाला है, 1 मोलर माइनस ये 10⁻³ इंटू 10 करेंगे तो आपके पास बचेगा 10⁻² मोलर बचेगा,
तो आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, G1 मोलर माइनस 0.01 मोलर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.99 मोलर आपका आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मतलब आपको यहाँ पे बोलेगा कि कोई मेंशन नहीं करेगा ये कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, आपको ये खुद पता करना है, किसके यूनिट से, रेट कांस्टेंट के यूनिट से आपको पता करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही जो ग्राफ से रिलेटेड होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन है और इसका कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है बेसिकली दे दिया गया है, ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है जहां पे आपको क्या करना है कि आपको निकालना है कि सी टी का वैल्यू कितना होने वाला है, के का वैल्यू कितना होने वाला है और यहाँ पे टी का वैल्यू कितना होने वाला है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पूछा है। ठीक है, और हम क्या देखे हैं कि ये जो ग्राफ होता है 1/ct वर्सेस टी का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए 1/ct वर्सेस टी में क्या होता है कि जो ये m का वैल्यू होता है वो कितना होता है, अगर इसको मैं और एक्सपेंड करके लिखूं तो आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा। 1/ct को हम क्या लिखते थे कि kt प्लस 1/c0 लिखते थे, तो इसको हम बोलते थे y, इसको हम बोलते थे m, इसको हम बोलते थे x और इसको हम इंटरसेप्ट बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि क्या दिया गया कि m का वैल्यू जो है या फिर हम बोल सकते हैं स्लोप का वैल्यू दिया है 1/100 दिया है, मतलब जो k का वैल्यू है वो कितना है 1/100 और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो k का वैल्यू आपको पता चल गया कितना है 10⁻⁻2 है। तो यहाँ पे और क्या लिखते हैं कि जो इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना होता था 1/c0 होता था, मतलब 1/c0 का वैल्यू भी यहाँ पे क्या दिया गया है 0.5 दिया गया है, मतलब उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो c0 का वैल्यू यहाँ पे बेसिकली क्या निकल के आएगा, c0 का वैल्यू आ जाएगा 2 मोलर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में आपके पास क्या निकल के आएगा, जो ct का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। तो 1/ct को हम क्या लिखते थे kt प्लस 1/c0 लिखते थे, तो 1/ct क्या होगा यहाँ पे 10⁻⁻2 इंटू टाइम का अच्छा सॉरी यहाँ पे टाइम नहीं पूछा गया है, टाइम का वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा, आपको बस क्या निकालना है कि ct का वैल्यू निकालना है। ठीक है, टाइम आपको मान लीजिए दे दिया गया यहाँ पे 10 सेकंड कर बोल के दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 10 सेकंड पुट करेंगे प्लस 1/c0, 1/c0 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1/c0 का वैल्यू दिया गया है 0.5, तो आपके पास ct क्या निकल के आएगा 1/ct इक्वल टू यहाँ पे 10⁻⁻2 इंटू 10 करेंगे तो आपके पास बचेगा 10⁻1 प्लस 0.5, 1/ct कितना होगा 0.1 प्लस 0.5, तो आपके पास आएगा 0.6, या फिर हम बोल सकते हैं 1/ct को हम बोल सकते हैं 6/10, तो ct कितना होगा 10/6 होने वाला है। ठीक है, तो 10/6 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है इतने आने वाला है 1.3 मोलर। ठीक है, आपका जो ct का वैल्यू कितना आने वाला है 1.3 मोलर और यहाँ पे लिख सकते हैं 1.3 मोलर। ठीक है, तो इस लेसन के लिए इतना ही था, बस अभी रैप अप करते हैं। जितना भी पढ़ा गया है यहाँ पे हम उसको समराइज कर दिए हैं बेसिकली कि सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा कि आपको ये इक्वेशन को बेसिकली यूज करना है, कौन सा 1/ct इक्वल टू kt प्लस 1/c0, और वहां से आपको ग्राफ न्यूमेरिकल सब कुछ सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो आज के लेसन के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।